हेलो दोस्तों, मैं मनोज पाल पीएससी वाई डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी मध्य प्रदेश के राजवंशों की सीरीज चल रही है जिसमें हम मुख्यतः 6-7 राजवंश पढ़ चुके हैं। बस कुछ 2-4 राजवंश और बचे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ते हैं आज चंदेल राजवंश। ठीक है, ये राजवंश जो है सिलेबस में नए जुड़े हुए हैं। ये बच्चों को बहुत समस्या आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं तो याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि याद होंगे ही नहीं, हो जाएंगे याद धीरे धीरे। इनको बार बार देखो, क्योंकि आप देखोगे अब जो प्राचीन इतिहास के हैं, आधुनिक इतिहास के हैं, जो आंदोलन वगैरह है, मुगल काल, सल्तनत काल, मौर्य काल, गुप्त काल आदि हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी नई है, बहुत पुराने राजवंश हैं और अभी तक इनको ज्यादा पढ़ा नहीं गया है। इसलिए क्या होता है, ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं। नए नए नाम है, इनकी घटनाएं नई है, नई जगहों के नाम है, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन इसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत हो और ये आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बार बार वीडियो को देखो। इसको साथ ही क्या करो, जैसे वीडियो चलता है ये तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, जो मैं बोलते जाता हूँ, जो स्क्रीन पे आता है, रुक रुक के लिख लिया करो। तो क्या होता है, सुनोगे, देखोगे, लिखोगे, 3 प्रक्रिया एक साथ चलेगी तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं ठीक चंदेल राजवंश। ठीक है, चलो, तो वही मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश है। ठीक, अपन सारे एक बार फिर से बता देते हैं कहाँ कहाँ है ये। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश के में गर्दभिल राजवंश, वर्तमान में उज्जैन। उज्जैन में 2 राजवंश होगी या 3 राजवंशों की राजधानी देखने को मिलती। गर्दभिल राजवंश कहाँ राजधानी थी, उज्जैन। गुर्जर प्रतिहार राजधानी, 2 राजधानी थी इनकी, एक तो उज्जैन हो गई आपकी और दूसरी राजधानी कौन सी हो गई इनकी, कन्नौज, जो कि आपके नागभट्ट द्वितीय के समय बनती है। ठीक, उसके बाद परमाणु की भी प्रारंभिक राजधानी जो है उज्जैन ही थी। उसके बाद ये अपने जो राजा भोज है उनके समय में कहा धार या धारानगरी बन जाती है, 2 राजवंश। ठीक, उसके बाद नागवंश, ये कहाँ है, ग्वालियर क्षेत्र में, पवाया राजधानी, पद्मावती इसका प्राचीन नाम है। औलिकर राजवंश कहाँ है, इसकी राजधानी मंदसौर में, दसपुर इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, उसके बाद परिव्राजक राजवंश और उच्चकल, ये दोनों ही राजवंश सतना में रहते हैं। जो परिव्राजक राजवंश है इसकी राजधानी आप नागौद देखते हैं और उच्चकल की राजधानी जो है आपकी वो चेहरा रहती है। गुर्जर प्रतिहार की हो गई कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में था, जिनकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में पड़ती है वर्तमान में। चंदेल राजवंश, इनकी राजधानी यहाँ बुंदेलखंड में 3 थी, खजुराहो थी, उसका कालिंजर रही और कुछ समय के लिए महोबा भी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता रही। परमार, इनकी राजधानी, पहली राजधानी उज्जैन और दूसरी राजधानी इंपॉर्टेंट राजधानी धार थी। उसके बाद तोमर राजवंश, इनकी राजधानी सबसे पहले एस्सा मुरैना में और फिर उसके बाद ग्वालियर में इनकी राजधानी रही। उसके बाद गोंड राजवंश, ये गढ़ा राजधानी रही है। गढ़ा राजधानी कहाँ है, ये वर्तमान मंडला और जबलपुर के क्षेत्र में है ना। और कच्छप घाट राजवंश, इनकी 3 शाखाएं, दुबकुंड शिवपुर की शाखा, नरवर की शाखा शिवपुरी और ग्वालियर की शाखाएं, 3 शाखाओं में कच्छप घाट राजवंश हम देखते हैं। ठीक, तो ये एक बार माइंड मैप हो गया। तो ये ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ कौन सी है, ये मैप अपना बनाते रहा करो आपकी कहाँ कहाँ कौन से राजवंश है। तो एक इतनी चीजें तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि कहाँ क्या है। चलो ठीक, तो आज अपन ये देख लेना कहाँ कहाँ है इस मैप में, है ना। तो चंदेल राजवंश पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, चंदेल राजवंशों का परिचय क्या है, इनका क्षेत्र जो है बुंदेलखंड। जब बुंदेलखंड जो है चंदेल राजवंश शासन कर रहा था तो उस समय इसको जेजाक भुक्ति, जेजाक मतलब जेजा की, जेजा यानी कि जय शक्ति, जय शक्ति को जेजा बोला है और जेजाक मतलब जेजा की और भुक्ति मतलब जगह। ठीक, तो जेजाक भुक्ति मतलब जेजा की जगह। तो जो बुंदेलखंड के शासक है चंदेल शासक, जय शक्ति के नाम पर ही जेजाक भुक्ति पड़ा, इसलिए बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति भी इनके समय में मध्यकाल में बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम कहीं भी मिले तो आप क्या समझ जाओगे, ये चंदेल वंश से संबंधित और बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक, राजधानी खजुराहो, महोबा और तीसरी राजधानी इनकी धंग के समय कुछ दिनों के लिए क्या बनी थी, कलिंजर को भी राजधानी बनाया। कलिंजर वर्तमान में यूपी में पड़ता है। ठीक, खजुराहो, महोबा और कलिंजर। जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से पता चलता है इनके बारे में। ठीक, तो खजुराहो में भी अभिलेख मिलते हैं, महोबा इनकी राजधानी रही वहां से मिलता है, महू शिलालेख ठीक यहाँ से मिलता है, नरोरा, ये महू शिलालेख कहाँ है, भिंड में पड़ता है ना। महू शिलालेख, नरोरा ताम्रपत्र, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। प्रबोध चंद्रोदय, ये कृष्ण मित्र है इसके रचनाकार, है ना, कृष्ण मित्र, कृष्ण मित्र की रचना है। ठीक, प्रबोध चंद्रोदय। फिर पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की रचना है, ये चंद्रवरदाई की रचना है। उसके बाद परिमाल रासो, परिमाल रासो किसकी रचना है,
जगनिक की रचना, है ना। ठीक, जगनिक की रचना क्या है? परिमल रासो, ठीक, जिसमें आलाखंड अपने देखने को मिलते हैं, आला उदल की इसमें कहानियां मिलती है। बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ठीक, तो इस टाइप से इनमें दिया गया है, मतलब बहुत इनकी वीरताओं की 52 लड़ाइयों की इसमें बात की गई है। ठीक है, 52 लड़ाइयों की, और ये बुंदेलखंडी में ही लिखी गई है। और बुंदेलखंडी के भी अंदर एक जो रीजन है इनका, रीजन बनाफर क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बनाफर, ये जो है मुख्यतः एक प्रजाति के संबंध में बनाफर थी, है ना, बनाफर, सॉरी बनाफर, है ना। तो बनाफर बोली में लिखी गई है इसको, परमाल रासो, उसमें आलाखंड है ये। तो बहुत सारी इसमें 52 लड़ाइयों को वर्णन है। चलो ठीक, तो ये जानकारी के प्रमुख स्रोत हो गए, है ना। उसके बाद नन्नुक आते हैं, ये थोड़ा ऊपर हो गया। नन्नुक, नन्नुक इसके संस्थापक हैं, पहले शासक हैं। ये 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब लगभग 9वीं शताब्दी 950 के बाद इधर इनने शासन किया, नन्नुक ने। इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी? हमने गुर्जर प्रतिहार में पढ़ा था। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया था। कौन ने? नन्नुक ने और चंदेल शासन ने। कुछ दिनों के बाद जब इनके शासक बहुत प्रतापी हो जाएंगे, जो युद्धों को जीत लेंगे, वो इनसे अपनी सामंती को छुड़ा लेंगे। ठीक, उसके बाद इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत वही जो अपन ने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार के समय के। राजपूतों की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत चलते हैं, एक तो स्वदेशी सिद्धांत है और विदेशी सिद्धांत है। ठीक, उसमें अग्निकुल का सिद्धांत है। ये सिद्धांत चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया है ना, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल का सिद्धांत है कि अग्निकुल ऋषि वशिष्ठ ने कहा की जगह आबू पर्वत पर, माउंट आबू पे एक यज्ञ किया था। उससे 4 प्रमुख, परमार, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ऐसे तो 36 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन 4 प्रमुख थे उसमें, है ना। ये यहां से हुई। अत्रि ऋषि के वंशज, तो अत्रि ऋषि के वंशज के रूप में उनके पुत्र चंद्रोदय के वंशज के कारण जो राजपूत है या जो चंदेल है, वो अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं या चंद्रवंशी कहते हैं। ठीक, चंद्रवंशी पीछे बोलने के पीछे कहा है कि अत्रि ऋषि है, उनके पुत्र होते हैं चंद्रोदय। चंद्रोदय के वंशज होने के कारण अपने आप को चंद्रवंशी ये कहते हैं। ठीक, चंद्रवंशी होने के कारण, और क्या है इसके पीछे? काशी के गढ़वाल शासक के राजपुरोहित की कन्या हेमवती थी, उसका विवाह चंद्र से हुआ था। जो हेमवती कन्या थी राजपुरोहित की, काशी के गढ़वाल वंश की, उसका विवाह चंद्र से हो गया था। इसके कारण ये जो वंशज है वो चंद्रवंशी कहलाए। ठीक है, उसके बाद नन्नुक, नन्नुक शासक जो है संस्थापक थे, मनियागढ़ छतरपुर के ये निवासी थे। 831 एडी में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में, ठीक, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया था। इनका स्रोत कहां से पता चलता है? लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, जो कि कहाँ है? आपके खजुराहो में है, यहां से पता चलता है। ठीक, कि नन्नुक संस्थापक था और इनके बारे में कहां के क्या थे। इन्होंने, चूंकि ये राजा बने थे, तो अपनी उपाधि नृपति और महीपति अपनी उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये नन्नुक है। ये 2 नंबर में या फिर प्री के फैक्ट के हिसाब से आ सकता है, ध्यान रखना। चल, प्रमुख शासक, अब एक ब्रीफ के रूप में अगर पूरा पूछ ले चंदेल वंश के बारे में बताइए, तो फिर आप जो ऐसे पैटर्न के रूप में बताएं, ऐसे बता सकते हैं कि इनके प्रमुख शासक कौन कौन थे। ठीक, नहीं तो फिर ये शासकों के रूप में भी एमपीपीएससी ने एक बार पूछा था कि इनमें से कौन सा शासक किस किस वंश का है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रमुख शासक के रूप में नन्नुक संस्थापक हो गए, बागपति शासक हैं, जय शक्ति और विजय शक्ति। ये पहला प्रयोग है यहाँ की जगह चंदेल वंश में। आप प्रमुख रूप से देखोगे कि 2 शासक एक साथ शासक कर रहे हैं। जैसे आप संगम वंश में जो दक्षिण भारत का विजयनगर है, वहां की जगह ये भी हमको जो हरिहर और बुक्का है, लेकिन वो भी अलग अलग शासन करते हैं एक साथ होने के बाद भी। लेकिन यहाँ जय शक्ति और विजय शक्ति दोनों संयुक्त रूप से राजा बनते हैं और एक साथ शासन करते हैं। ये एक अद्भुत प्रयोग है भारतीय इतिहास में। उसके बाद राहिल हुए हैं, हर्षदेव इंपॉर्टेंट शासक हैं, यशोवर्मन इंपॉर्टेंट शासक हैं। उसके बाद धंगदेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक हैं, धंगदेव। उसके बाद गंडदेव इन शासक हुए, फिर विद्याधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई शासक है यहाँ से, ये अभी शायद 21 या 22 के मेंस में विद्याधर से एक क्वेश्चन आ चुका है बड़ा, 11 नंबर का, तो ये बड़े क्वेश्चन में आ सकता है विद्याधर। उसके बाद विजयपाल हुए, देव वर्मा, कीर्ति वर्मा और परमर्दी देव। परमर्दी देव के 2 जो है आलाउदन मिलते हैं और ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए हार गए थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इनको हराया था। इनके बाद में और भी शासक, क्योंकि यहीं तक इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद भी एक हम्मीर वर्मन इस वंश में देखने को मिलते हैं। ठीक, हम्मीर वर्मन और एक कीर्ति सिंह चंदेल, है ना, कीरत सिंह चंदेल। ठीक, कीरत सिंह चंदेल। ये हम्मीर वर्मन जो है
आपके जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके समय में देखने को मिलते हैं, और कीरत सिंह चंदेल जो है शेरशाह सूरी के समय देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना, कहीं कहीं परमारदेव को भी अंतिम शासक माना गया है, कहीं कहीं कीरत सिंह चंदेल को भी माना गया है। तो देख लेना, जो ऑप्शन हो उसको लगा सकते हैं अपन, है ना। ठीक, तो ये प्रमुख शासक है। और कीरत सिंह चंदेल वही है जिनकी लड़की जो है अपनी रानी दुर्गावती थी। कीरत सिंह चंदेल के भाई का नाम शालीवाहन मिलता है, तो ऐसा कहा जाता है कीरत सिंह चंदेल या उनके भाई शालीवाहन की जो लड़की है वो रानी अपनी जो दुर्गावती है वो है, और बाद में उनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हो जाता है। ठीक, तो अब अगले शासक, पहला शासक पढ़ लिया अपन ने कौन, बागपति। अगले शासक है वो, पहला शासक नन्नुक पढ़ा, दूसरे है बागपति। चंदेल वंश के प्रमुख शासक हैं। इनका जो समय है वो 20 साल का समय है। इन्होंने 20 साल शासन किया, 845 से 865 तक। इनकी राजधानी कहाँ रही, खजुराहो। खजुराहो ही इनकी पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी। खजुराहो के नाम खजूरवाहक, खजूरवाहन, ऐसे नाम इसके खजुराहो के मिलते हैं। अब राजनीतिक स्थिति क्या है, ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया। नन्नुक ने भी किया, इन्होंने भी किया। फिर अब इन्होंने क्या किया, जो बिंद पर्वत है उसके पूरे जो जंगल वाला क्षेत्र था उसको जीत लिया और अपना साम्राज्य वहां की जगह स्थापित कर लिया। तो बिंद पर्वत को जीतने के कारण बिंद पर्वत को बागपति की क्रीड़ा स्थली कहा गया है इतिहास में। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो बिंद शक्ति को बागपति की क्रीड़ा स्थली कहा गया है। ठीक, ये ध्यान रखना। एक बागपति मुंज आपको परमार राजवंश में देखने को मिलेगा, तो ये बागपति मुंज से इसको वो कंपैरिजन मत करना, अलग शासक है ये ना, ये बागपति है केवल, और वो बागपति मुंज आएगा परमार वंश में। ठीक, तो ये बागपति शासक इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिंद पर्वत को किसकी, इसकी बागपति के विजय के कारण इसको उसकी क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। ठीक, चलो फिर आते हैं जयशक्ति विजयशक्ति। मैंने बताया इतिहास में एक अद्भुत संयोग रहा है या एक प्रयोग है कि जयशक्ति और विजयशक्ति दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ शासक बनाया गया है। ठीक, चंदेल वंश के ये प्रतापी शासक थे दोनों। इनका शासनकाल 865 से 885 तक रहा, लगभग 20 साल का शासन। उसके बाद जयशक्ति का मूल नाम जेजाक था। अब देखो यहीं से जेजाक और बुंदेलखंड को जेजा की भुक्ति अर्थात जेजा की भूमि कहा जाता था। तो जयशक्ति के कारण ही पड़ा है, तो ये ध्यान रखना कि किस शासक के कारण ये नाम पड़ा, चंदेल शासक जयशक्ति के नाम पर ही जेजाक भुक्ति, जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है, जेजाक भुक्ति कहा गया। ठीक, ध्यान रखना। फिर विजय शक्ति ने प्रतिहार शासक मीर भोज के साथ मिलकर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हरा दिया था। ठीक, तो किसने, मीर भोज को ये अपना साथ दे रहे हैं और सैनिक शक्ति दे रहे हैं ताकि वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हरा सके। तो कृष्ण तृतीय को इन दोनों ने मिलकर हरा दिया था, इसलिए विजय शक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसके समय में थे ये, मीर भोज के समय में थे। फिर उसके बाद राहिल शासक आते हैं। राहिल इंपॉर्टेंट है, इनकी उपाधि जो है नरेंद्र चंद्र थी। नरेंद्र चंद्र की उपाधि थी। महोबा में सूर्य मंदिर, अब राहिल ने कुछ समय तक महोबा में अपना शासन किया और वहां की जगह सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। देखो जो सूर्य मंदिर है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अभी भारत में कुछ ही जगह सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर एक इंपॉर्टेंट जगह होती है क्योंकि सूर्य जब निकलता है और आता है तो वहां अपनी किरणें जो है सीधी पड़ती है वहां मंदिर, तो विशेष महत्व रहता है उस स्थान का। ठीक, तो अभी भारत में जो सूर्य घर योजना चल रही है उसमें जो प्लेट लगाने का काम है वो अपने यहाँ जैसे मंदसौर में मिलता है। ठीक, सूर्य मंदिर, मारतंड का सूर्य मंदिर जो अपने कश्मीर में है, और यहाँ मोढेराम सूर्य मंदिर गुजरात में, तो ऐसी विशेष जगहों पर ही मंदिर है, ध्यान रखना। महोबा में सूर्य मंदिर किसने बनवाया, राहिल ने। इंपॉर्टेंट मंदिर है ना। और राहिल सागर एक अपना तालाब खुदवाया, उसका नाम क्या रखा, राहिल सागर। सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट। ठीक, बंदा नहीं बांदा है ये। बांदा में रसो और रसिन दो नगर बसाए, रसो और रसिन नगर प्राचीन समय में थे। ठीक है, बांदा जो यूपी का जिला है वहां। और अजयगढ़ का मंदिर, अजयगढ़ ये कहाँ पड़ता है, पन्ना में, तो मतलब ये भी उनके समय में इस राज्य में आता था, अजयगढ़ का मंदिर बनवाया। फिर चंदेल राजकुमारी जो नट्टा देवी थी, इन्होंने क्या किया, इसका विवाह जो है कोक्कल प्रथम, ये कोक्कल प्रथम कहाँ है, हम देखने को मिलता है कि जो कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक है उनमें कोक्कल का नाम देखने को मिलता है। तो चंदेल राजकुमारी का विवाह नट्टा देवी का जो कोक्कल प्रथम से कर दिया जाता है। मतलब ये डिप्लोमेसी अपना रहे हैं अपने विदेशी संबंधों में। तो अपना जो वैवाहिक संबंध है वो किससे स्थापित कर लिया है, इन्होंने कलचुरियों से स्थापित कर लिया है। उसके बाद आते हैं हर्षदेव। हर्षदेव इंपॉर्टेंट शासक है। इन्होंने अरिहर्ष ज्वर हरण मणि की उपाधि धारण की, ये उपाधि है। ठीक, उसके बाद परम भट्टारक की उपाधि धारण की। कलचुरी शासक से मैत्रिक संबंध इन्होंने स्थापित कराए थे। ठीक, कलचुरी शासक से जो राहिल है उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और हर्ष ने क्या हुआ, अब अपने जो है मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित कर लिए।
चौहान राजकुमारी। अब चौहान वंश ये कहां शासन कर रहा था? अजमेर में। अजमेर में अभी शासन कर रहा है, और जब पृथ्वीराज चौहान आएंगे तो अजमेर से लेकर दिल्ली तक भी इनका शासन हो जाएगा। तो अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में कौन है? चौहान लोग शासन करते रहेंगे। राजकुमारी कंचुका देवी से विवाह कौन ने कर लिया? हर्षदेव ने कर लिया। और ये विष्णु के, देखो ये उपाधि को ध्यान रखना, परम भट्टारक, परम भागवत, ऐसी जो उपाधि धारण करते हैं वो शैव रहते हैं, वो सॉरी वैष्णव रहते हैं, मतलब भगवान विष्णु के जो है उपासक रहते हैं, इसलिए ऐसी उपाधि धारण करते हैं। परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर, ऐसी उपाधि है ना। तो विष्णु के उपदेशक, उपासक है ये, है ना, उपासक है, विष्णु के उपासक रहे। ठीक। उसके बाद मातंगेश्वर मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट, अभी पिछली बार 22 से 23 के प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक, और पहले पूछ चुके हैं किसने बनवाया। तो मातंगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव का है, शिवलिंग है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ मातंगेश्वर मंदिर गए थे और वहां पूजा अर्चना की थी। तो बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ की जगह। ठीक, मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पर। ठीक, किसने बनवाया था? हर्षदेव ने, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यशोवर्मन है। यशोवर्मन ये भी प्रतापी चंदेल शासक है। इनको तलवार की संज्ञा, इनको चंदेल वंश की तलवार कहा जाता है। किसको? यशोवर्मन को क्या कहा जाता है? चंदेल वंश की तलवार। स्रोत लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से, लक्ष्मण है ये, लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है कि यशोवर्मन कोई चंदेल वंश में प्रतापी शासक रहे। इनका क्षेत्र जो है, इन्होंने साम्राज्य कहा? उत्तर में कश्मीर, उत्तर में कहां तक? कश्मीर को जीत लिया। दक्षिण में मालवा, मालवा की जो सीमा है दक्षिणी लगभग नर्मदा नदी तक वहां, और पूर्व में बंगाल तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक, तो इतना बड़ा साम्राज्य यशोवर्मन ने स्थापित कर लिया था 925 से 950, केवल 25 साल के इतिहास में, अपने शासन काल में इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। इसका निर्माण इन्होंने लक्ष्मण मंदिर, या जिसको वर्तमान में विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर बनवाया वही है, और बेला ताल, एक तालाब का निर्माण करवाया बेला ताल का, वो बनवाए। ठीक, तो यशोवर्मन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मंदिर देखो, अलग से भी देख लेंगे इनके मंदिर, लेकिन ये ध्यान रखना कौन कौन मंदिर बनवा रहा है। तो लक्ष्मण मंदिर और विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बेलाताल मंदिर, बेलाताल किसने बनवाया? यशोवर्मन ने। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं राजनीतिक उपलब्धियां। यशोवर्मन की क्या राजनीतिक उपलब्धियां रही, किससे उन्होंने संबंध स्थापित किए, युद्ध में जीता, संधि की, ये सारे संबंध, राजनीतिक संबंध आते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को इन्होंने पराजित किया। ठीक, वही महिपाल महेंद्रपाल प्रथम के बाद शासक बनते हैं, और इनके गुरु राजशेखर रहते हैं। तो यशोवर्मन ने महिपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक, तो कन्नौज किनकी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। तो महिपाल को हराकर इन्होंने अपने राज्य स्थापित, मतलब अधिकार स्थापित करवा लिया। और मालवा के परमार शासक सियक द्वितीय, ठीक, सियक द्वितीय, जिसको हर्ष द्वितीय भी कहते हैं, हर्ष द्वितीय या सियक द्वितीय, इसका दोनों नाम है, हर्ष द्वितीय, सियक द्वितीय। ये किसका? मालवा के परमार शासक है, इनको भी पराजित किया। ठीक है, तो अभी 2022 के पेपर में पूछा गया था हर्ष सियक द्वितीय के बारे में 3 नंबर में। ठीक, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इनको भी हराया, गुर्जर प्रतिहार को हराया, परमारों को हराया। उसके बाद मिथिला, मिथिला कहाँ पड़ता है? बिहार में, उसको जीता। कश्मीर को जीता। कौशल, ये मतलब अवध, अयोध्या वाला क्षेत्र कौशल कहलाता है ना, आदि क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया। उसके बाद कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम को भी पराजित इन्होंने कर दिया था। ठीक, युवराज देव प्रथम को पराजित कर दिया और राजशेखर को अपने यहाँ आश्रय दिया था। ठीक है, उसके बाद चेदी शासक लक्ष्मण राज को पराजित किया और कालिंजर की विजय इन्होंने कर ली। कालिंजर को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया? यशोवर्मन। इंपॉर्टेंट है, कालिंजर को किसने जीता? यशोवर्मन, है ना। और इन्हीं शासकों को हराया। ठीक, चलो उसके बाद आते हैं धंगदेव। धंगदेव सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं, धंगदेव और विद्याधर। ठीक, इन्होंने कालिंजर और खजुराहो, तो अभी तक कहाँ राजधानी चल रही थी? खजुराहो, लेकिन धंगदेव जो है, अब जो इससे पहले के शासक हैं अपने यशोवर्मन, उन्होंने कालिंजर को जीत लिया। तो कालिंजर का जो किला है, भारत के 4-5 किले ऐसे हैं जो कभी किसी शासक द्वारा जीते नहीं गए, बहुत मुश्किल से जीते गए। जैसे कालिंजर का किला, रणथंभौर का किला, भरतपुर का किला, बांधवगढ़ के किले, ये बहुत ही अभेद किले माने जाते थे जो कभी जीते नहीं गए, बहुत मुश्किल से जीते गए। तो कालिंजर जीत लिया था, तो धंग ने उसकी कालिंजर के महत्व को समझते हुए अपनी राजधानी बना ली। और फिर कालिंजर के बाद इन्होंने वापस अपनी राजधानी कहाँ ले आते हैं? खजुराहो। ठीक, तो इनको कालिंजराधिपति कहते हैं, कालिंजर के अधिपति हो गए थे, है ना। तो कालिंजर जीतने के बाद ये कालिंजर के अधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की।
और इनकी जानकारी जो है नरोरा उत्तर प्रदेश के ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक, राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही, गंगा से लेकर नर्मदा जी नदी जो है अपनी, गंगा से नर्मदा जी तक का पूरा क्षेत्र इनके कंट्रोल में था, इन्होंने जीत रखा था। ग्वालियर के कछवाहा शासक को इन्होंने हरा दिया और काशी और प्रयाग का क्षेत्र भी जीत लिया। काशी, बनारस और प्रयाग मतलब जो इलाहाबाद का इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, उसको जीत लिया। कन्नौज, क्रथ, सिंहल, कुंतल ये क्षेत्र देखो, कन्नौज, क्रथ, सिंहल मतलब श्रीलंका और कुंतल ये क्षेत्र भी इन्होंने जीत लिए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्थापत्य में क्या काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे मंदिर, मतलब लगभग 90% मंदिर जो है वो धंगदेव के समय में ही बने खजुराहो के। ठीक, जिनमें जिननाथ, पार्श्वनाथ ये जैन मंदिर है, इनके निर्माण करवाए है ना, तो जैन धर्म को भी इन्होंने संरक्षण दिया। विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है, को पूर्ण करवाया इन्होंने। ठीक, जिन्नाथ, पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद ये सहिष्णु शासक थे, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी धर्म से इनका वैर था, सभी धर्मों को समान रूप से इन्होंने संरक्षण दिया। तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे लेकिन जैन धर्म को भी इन्होंने संरक्षण दिया। देखो जिन्नाथ, पार्श्वनाथ जैसे मंदिर इन्होंने बनवाए। उसके बाद गंडदेव एक शासक हुए हैं, इंपॉर्टेंट शासक हैं। ठीक, 1999 से 1918 तक रहे। जगदम्बा मंदिर इन्होंने बनवाया, और जगदम्बा मंदिर, विष्णु मंदिर, दो मंदिर है, जगदम्बा मंदिर, विष्णु मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, ये 3 मंदिर इन्होंने बनवाए। ठीक, तो बहुत ही सांस्कृतिक धार्मिक यहाँ के राजा हुए, इन्होंने ये सारे जगदम्बा, विष्णु, चित्रगुप्त आदि मंदिर बनवाए। और गंडदेव के समय में महमूद गजनबी के उधर मध्य एशिया से आक्रमण हो रहे थे, तो हिंदूशाही शासक जयपाल को, है ना, हिंदूशाही शासक जयपाल को इन्होंने, जो कि कहाँ का, सिंध का शासक था हिंदूशाही, उसको भी अपनी मदद इन्होंने गंडदेव ने पहुंचाई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विद्याधर। विद्याधर चंदेल इंपॉर्टेंट शासक हैं। तो इनके समय में क्या होता है, ये चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं गंडदेव के समय से ही क्या हो रहा है, महमूद गजनबी के कंटिन्यू आक्रमण हो रहा है भारत पे, तो लगभग 17 आक्रमण किए उसने। तो विद्याधर के समय में भी 2-3 आक्रमण हुए हैं इस समय। तो चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। इनकी उपाधि परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज। देखो परम भट्टारक, परमेश्वर उपाधि कब धारण करता है कोई भी शासक, जब वो भगवान विष्णु को मानता हो या वैष्णव हो, है ना। ठीक, ये हो गया। इनके स्रोत जो है नरोरा ताम्रपत्र, वो उत्तर प्रदेश से, चरखारी ताम्रपत्र, चरखारी रियासत आप बुंदेलखंड में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये यहाँ से इनकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, चलो अब जो विद्याधर है वो महान योद्धा के रूप में थे। इन्होंने क्या किया, महमूद गजनबी से राज्य की सुरक्षा की। तो उस समय जब महमूद गजनबी का आक्रमण हो रहा था, तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में एकमात्र जो विद्याधर है वो एकमात्र ऐसे शासक थे जो महमूद गजनबी के सामने टक्कर देके खड़े रहे, पीछे नहीं भागे। सारे राज्यों ने क्या किया, जो उनसे या तो भाग गए या संधि कर ली या उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया महमूद गजनबी के समय। लेकिन विद्याधर ही एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया। तो महमूद गजनबी का प्रतिरोध न कर पाने के कारण राज्यपाल को इन्होंने दंड किया। अब राज्यपाल ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो जब महमूद गजनबी का आक्रमण कन्नौज पर होता है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज, उस पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, तो राज्यपाल जो है उन्होंने कहा अरे सर तुम आ गए, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि तुम आ जाओ, तुम्हें लूटना जो कर लो, हम तो भाग गए। तो ये जो राज्यपाल थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। तो चूंकि जो गुर्जर प्रतिहार है वो भी राजपूत शासक है, चंदेल जो है वो भी राजपूत शासक है, और जिनका शासक विद्याधर है। तो जो मतलब युद्ध जो है राजपूतों के लिए बहुत, या पूरी भारतीय संस्कृति में ही देखें तो बहुत गौरव का विषय रहता है। कोई भी शासक ऐसा युद्ध को छोड़ के नहीं भागता, चाहे वो युद्ध में मर जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि 12 बरस लोग ऊकर जीवे, है ना, 16 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवे को धिक्कार, है ना। तो मतलब वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो 18 साल में युद्ध में ही मर जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी शत्रु को ये युद्ध में पीठ दिखाकर मत भागो। तो जब राज्यपाल भाग जाते हैं तो विद्याधर को गुस्सा आता है और वो राज्यपाल की हत्या करवा देते हैं ना। ठीक, लेकिन खुद जो है महमूद गजनबी से डटकर सामना करते हैं। ठीक है, तो ये विद्याधर हो गए। फिर विद्याधर ने राजा भोज को ग्वालियर एवं दुबकुंड में सहायता से पराजित किया। ग्वालियर वहीं छोटे छोटे शासक थे और दुबकुंड, उनकी सहायता से राजा भोज को भी इन्होंने पराजित कर दिया। ठीक, राजा भोज परमार शासक है ना। और कलचुरी शासक गांगेयदेव को भी इन्होंने यहाँ की जगह पराजित किया, कलचुरी शासक। और कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज की विजय, तो राज्यपाल तो मारी गया था। इसके बाद इन्होंने त्रिलोचन पाल को यहाँ शासक बना दिया और कन्नौज की भी विजय कर ली। तो राजा भोज को हराया, कलचुरी शासक, ये दोनों इस समय के बहुत इंपॉर्टेंट। राजा भोज परमार शासन
परमार वंश के प्रतापी महान शासक हुए और गांगेयदेव कलचुरी वंश के प्रतापी शासक हुए। तो यहाँ दोनों को इन्होंने विद्याधर ने हरा दिया। तो मतलब विद्याधर उस समय में जब महमूद गजनबी का आक्रमण हो रहा था तो सबसे प्रतापी शासक पूरे भारत में हमको देखने को मिलता है, जो कि महमूद गजनबी का डटकर मुकाबला करता है। उसके बाद महान निर्माण, अब जो विद्याधर है उन्होंने क्या कहलवाया, पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिर बनवाए। पंचायतन शैली क्या होती है कि यहाँ क्या होता है, एक मुख्य मंदिर होता है, एक मुख्य मंदिर होता है और उसके आजू बाजू 5 प्रमुख मंदिर होते हैं। ठीक है, ऐसे ये तो ये 4 मंदिर और ये एक 5वां मंदिर, इसके गर्भगृह में मुख्य मूर्ति होती है और इनमें सहायक मूर्तियां होती है। इसको पंचायतन शैली कहते हैं। ये नागर शैली के अंदर एक शैली है। पंचायतन शैली समझ गए, 5 मंदिर होते हैं। इस जो बड़ा मंदिर होता है बीच वाला, जिसमें मुख्य मूर्ति रखी होती है, मुख्य भगवान का केंद्र होता है और वहां की सहायक मूर्तियां या सहायक भगवान की यहाँ पूजा की जाती है। तो ये पंचायतन शैली, तो जो खजुराहो के मंदिर हम देखेंगे वो पंचायतन शैली के थे। तो ये शैली के मंदिरों को कौन ने निर्माण करवाया, विद्याधर ने। खजुराहो का मंदिर बनवाया। कंदरिया महादेव सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर, अपने खजुराहो का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। किसने बनवाया, विद्याधर ने। कालिंजर के किले का जीर्णोद्धार, कालिंजर के किले का निर्माण तो बहुत पहले हो चुका है और तो कालिंजर का जो है इस समय जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि कालिंजर के किले पर अटैक किसने किया था, महमूद गजनबी ने। तो महमूद गजनबी से इन्होंने बाकायदा युद्ध लड़ा। वो कालिंजर के किले को महमूद गजनबी भी जीत नहीं पाए और दोनों ने फिर एक संधि कर ली और महमूद गजनबी वहां से वापस चला जाता है। विद्वान शासक, इन्होंने लुगत हिंदवी एक पुस्तक लिखी है। जो अपने विद्याधर है उन्होंने लुगत हिंदवी, इसमें गजनबी के युद्ध कौशल की प्रशंसा की है। अब देखो कि भारत में इतने राजपूत शासक हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन जब पश्चिमोत्तर भारत से भारत में व्यापक आक्रमण हुए हैं, ठीक प्राचीन समय में हुए, मध्यकाल में हुए हैं, बहुत आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी शासक इनका डटकर मुकाबला नहीं कर पाया है। ठीक है, जैसे नंद वंश के घनानंद के समय क्या होता है, सिकंदर उनकी इतनी बड़ाई सुन लेता है, उनके सैनिक इतनी बड़ाई सुन लेते हैं कि वो वापस ब्यास नदी के उसी पार से वापस चला जाता है। सिकंदर जैसा राजा जो कि दुनिया को जीतने वाला शासक था। लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं कि भारत में ऐसे शासक नहीं हुए, या फिर आपसी कलह और आपसी झगड़े के कारण ही वो किसी भी विदेशी शासक का बहुत ज्यादा सामना कर नहीं पाते और खुद ही ढेर हो जाते हैं वहीं। तो लुगत हिंदवी में गजनबी के युद्ध कौशल, तो कहीं ना कहीं वो लोग मध्य एशिया से आए थे। वहां की जो जलवायु है बहुत कठिन जलवायु है, शुष्क क्षेत्र है, बहुत मतलब खाद्यान्न होता नहीं है, तो इसके कारण वो है कठिन परिश्रम से जूझते हैं और बहुत मतलब अच्छे योद्धा बनते हैं। तो इस कारण क्या होता है, उनके युद्ध कौशल की उन्होंने बढ़ाई की है। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं विजयालय। विजयालय का मऊ प्रस्तर लेख, मऊ नहीं मऊ है, मऊ प्रस्तर लेख से पता चलता है कि कलयुग को समाप्त करने वाला शासक बोला विजयपाल को। विजयपाल जो है, विजयालय जो है वो चंदेल वंश का शासक है और उसको कलयुग को समाप्त करने वाला शासक यहाँ की जगह बताया है। कलचुरी और कछवा प्रमुख शक्ति के रूप में इनके समय में उभर गए थे। तो चूंकि अब देखो विद्याधर के बाद ये सारे शासक जो है कमजोर शासक हुए, तो ये बहुत ज्यादा इन लोगों का सामना कर नहीं पाए। तो कलचुरी और कछवा जो है इनके समय में इनकी शक्तियां बढ़ गई थी। उसके बाद आते हैं देववर्मा। तो कलचुरी शासकों में अनेक बार ये पराजित, कलचुरी शासकों ने इनको बहुत बार देववर्मा को जो है पराजित किया। शासन क्षेत्र महल तक पहुंच गया था, मतलब इनको शासकों ने इतना हरा दिया था कि केवल जो अपने महल के ही राजा बचे थे कि बस इसी महल में रहो और हो गया, है ना। तो ये देववर्मा कलचुरी ने इनको बहुत हराया। उसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मा, चंदेल वंश के शासक, प्रतापी शासक हुए। चंदेल वंश को पुनः, अब देखो देववर्मा, विजयालय और देववर्मा के समय जो चंदेल शक्ति पूरी तरह लगभग खत्म हो चुकी थी। देखो महल तक ही इनका साम्राज्य बचा था। अब जो कीर्तिवर्मा आते हैं पुनः संगठित करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। कलचुरी शासक लक्ष्मीगढ़ को, देखो लक्ष्मीगढ़ इतना प्रतापी शासक है, इसको इन्होंने कलचुरी में पढ़ेंगे, इसको लक्ष्मीगढ़ को पराजित कर दिया कीर्तिवर्मा ने। और इन्होंने कृष्णमित्र, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, पीएससी में पूछ चुका है एक बार। कृष्णमित्र जो है इनकी रचना प्रबोध चंद्रोदय है ना, इसकी रचना इन्होंने की। कृष्णमित्र को इन्होंने कीर्तिवर्मा ने संरक्षण दिया, जिनने प्रबोध चंद्रोदय, ये भी एक चंदेल वंश का सोर्स है कि चंदेल वंश की जानकारी यहां से मिलती है। फिर निर्माण, महोबा में कीरत सागर, महोबा वही उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कीरत सागर झील और चंदेरी का किला इन्होंने बनवाया। तो ये ध्यान रखना, चंदेरी का किला किसने बनवाया, कीर्तिवर्मा ने बनवाया। चंदेरी का किला और कीरत सागर महोबा में बनवाया। ठीक, लक्ष्मीगढ़ को पराजित किया, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
परमर्दी देव आते। परमर्दी देव राजा परमाल के नाम से भी जाना जाता है, जो जगनिक की आलाखंड है, जगनिक की परमाल रासो के अंदर ही आपको आलाखंड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आलाखंड है ना। आलाखंड में 52 लड़ाइयां हैं, जिसमें 2 प्रमुख योद्धा परमाल वंश के आला और उदल थे। तो उदल मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो परमाल शासक इनके 2 सेनापति थे, और जो कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए मारे गए। लेकिन अपनी जो लोक कथाएं हैं उनमें कहा जाता है कि आला जो है अभी अमर है, और अपने मैहर जो है माँ शारदा के वहां अभी भी आते हैं। ऐसी कथाएं चलती हैं, अब वो है कि नहीं है आप जानो। ठीक, तो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए, ये इतिहास में ऐसा लिखा कि दोनों मर गए थे, लेकिन आला को हम मानते हैं। भारत की मतलब अभी तक ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 8-10 लोग अभी जिंदे हैं, जैसे मतलब अमर है वो, जैसे हनुमान जी है, या फिर अपने आला हैं जो क्या बोलते हैं उसके महाभारत के उनके लड़के गुरु द्रोण के लड़के हैं, वो भी अभी जिंदा है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, चलो। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य में मिला लिए। तो एक तो पृथ्वीराज चौहान से हार गए, और मोहम्मद गौरी के जो सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किसको, परमर्दी देव को हरा दिया। तो यहाँ से लगभग जो है पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हमको एक हमीर वर्मन नाम के एक शासक और देखने को मिलते हैं। ये कौन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हराया। उसके बाद एक और शासक देखने को मिलते हैं, कीरत सिंह चंदेल, है ना। ये कौन के समय थे, शेरशाह सूरी के समय थे। तो उन्होंने, शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह चंदेल पर आक्रमण किया था, और वहीं कीरत सिंह चंदेल के कालिंजर पर आक्रमण करने के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ लोग मतलब कुछ इतिहासकार कीरत सिंह को मानते हैं, कुछ परमर्दी देव को मानते हैं। दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, जो ऑप्शन में रहे अपने को वही टिक करना है। ठीक, तो वही कीरत सिंह चंदेल है, जिनको कहा जाता है कि इन्हीं की लड़की रानी दुर्गावती थी, और जिन्होंने इनका विवाह जो है गौंड शासक दलपत शाह से हुआ था। ठीक, या कीरत सिंह या इनके भाई शालीवाहन की लड़की थी, है ना। उसके बाद अब खजुराहो के मंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या भारत में यहाँ दूसरे तीसरे नंबर पर रहती है, ताजमहल और उनके बाद, है ना। तो ये 10वीं से 12वीं सदी में बने। ठीक, इनकी खोज टी.एस. बर्ट महोदय ने की थी, ये ध्यान रखना, ये नाम है ना, पूछा गया है। ठीक, टी.एस. बर्ट ने इन मंदिरों को खोजा। यूनेस्को द्वारा इनको विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। कब, 1986 में। ये मध्य प्रदेश की पहली धरोहर थी, पहली स्मारक थी, जिनको क्या किया गया, यहाँ यूनेस्को के मंदिर में संरक्षण दिया गया। यहाँ की जगह 85 मंदिरों का निर्माण ओवरऑल टोटल किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है अभी 25 मंदिर ही शेष हैं। ठीक, लेकिन जिस तरह से इनका संरक्षण हो रहा है, ऐसा लगता है कि 25 में से 10-5 ही बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक, वास्तुकला यहाँ नागर शैली है। नागर शैली तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां बताई थी। अगर आप ये भारत का नक्शा देखोगे यहाँ से, तो उत्तर भारत में आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी, और यहाँ बीच में कृष्णा नदी से ऊपर, है ना, और नर्मदा के नीचे आपको बेसर शैली देखने को मिलेगी। ये 3 शैलियां हैं। ठीक, तो अंतर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। जो ये बेसर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर ऐसे चबूतरे पर बनते हैं, और ये उनका शिखर होता है महत्वपूर्ण। उसके बाद जो दक्षिण भारत की शैली के मंदिर है, वो ऊपर तक ऐसे ही ऊंचाई कम होते होते ऐसे बनते हैं। ठीक, चल। उसके बाद हाँ, तो नागर शैली। पंचायतन शैली क्या है? पंचायतन शैली, पंचायतन शैली क्या होता है कि जिसमें एक मुख्य मंदिर, बड़ा मंदिर होता है बीच में, और 4 मंदिर, 2 मंदिर इस साइड और 2 मंदिर इस साइड ऐसे रहते हैं। ठीक, जिनमें जो मुख्य मूर्ति है वो मेन मंदिर के गर्भगृह में रखी रहती है, बाकी सहायक मूर्तियां होती है। 5 मंदिर रहते हैं। ठीक, ये पंचायतन शैली। अब इनके जो समूह है, ये खजुराहो के मंदिर 3 समूह में मिलते हैं। पश्चिमी समूह में मिलते हैं, दक्षिणी समूह में मिलते हैं, और इधर पूर्वी समूह में मिलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, ये 3 समूह में, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी समूह में मिलते हैं। ठीक, चलो। पश्चिमी समूह में कौन कौन से मंदिर है? पश्चिमी समूह में कंदरिया महादेव सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर, जो कि विद्याधर ने बनवाया था। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर है, किसने? यशोवर्मन ने बनवाया। उसके बाद 64 योगिनी मंदिर। देखो मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर 3 जगह देखने को मिलते हैं। कहां कहां मिलते हैं 64 योगिनी मंदिर? 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में 3 जगह। एक सबसे पहले मितावली, मुरैना, ठीक, जो कि संसद के आकार की है, मितावली से मिलते हैं। दूसरे भेड़ाघाट से मिलते हैं,
भेड़ाघाट जबलपुर। और तीसरे कहां से मिलते हैं, यहीं खजुराहो से, है ना, खजुराहो से ये 3 मंदिर, 3 64 योगिनी के मंदिर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक, कंदरी महादेव हो गया, तो विद्याधर ने बनवाया, लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया, 64 योगिनी मंदिर है वहां पे। मातंगेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, अभी पीएससी ने पिछले ही साल पूछा है मातंगेश्वर मंदिर कहाँ है। हर्ष वर्मा ने बनवाया। वराह मंदिर, वराह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर धंगदेव ने बनवाया। चित्रगुप्त मंदिर जो है गंडदेव ने बनवाया। ठीक, उसके बाद अब ये पश्चिमी समूह के हो गए। अब आते हैं दक्षिणी समूह के मंदिर। दक्षिण समूह में कौन कौन से मंदिर, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कौन से मंदिर किस समूह का है। ठीक, तो ये इस समय इस यहाँ के पश्चिमी समूह के जो मंदिर है मुख्यतः भगवान शंकर को समर्पित है। एक दो मंदिर को, जैसे वराह मंदिर को छोड़ दिया जाए और चित्रगुप्त को छोड़ दिया जाए, तो ये मुख्यतः भगवान शंकर को समर्पित है, ध्यान रखना। दक्षिणी समूह मंदिर जो है मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखना। ठीक, लेकिन कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह है, लेकिन ये कुछ कुछ शंकर भगवान शंकर को समर्पित है। दूलादेव मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित, यशोवर्मन ने निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर या इसको बीजमंडल मंदिर भी कहते हैं, धंगदेव ने बनवाया। ठीक, ये दक्षिणी समूह के मंदिर हो गए, दूलादेव, चतुर्भुज और वैद्यनाथ या बीजमंडल, ये 3 प्रमुख मंदिर है। अब जो पूर्वी समूह के जो मंदिर है इसमें मुख्य रूप से जैन मंदिर है, मुख्य रूप से, लेकिन अन्य मंदिर भी है, लेकिन जैन है इसमें ना। पार्श्वनाथ मंदिर धंगदेव ने बनवाया। आदिनाथ मंदिर है, ये भी जैन धर्म को समर्पित है। घंटाई मंदिर है, फिर हनुमान मंदिर है, उसका ब्रह्मा मंदिर भी है यहाँ पे, जावरी मंदिर है और बामन मंदिर यहाँ पे प्रमुख रूप से है। ठीक, तो ये आपके पूर्वी समूह के मंदिर हो गए। तो ये इस प्रकार से आपके मंदिर यहाँ खजुराहो के मंदिर पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा चंदेल वंश भी हो गया। ठीक, तो ये देखो दोनों प्रकार से इसको मैं पूरी तरह से मेंस के लिए जो फॉर्मेट आता है 2 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर का, ठीक, 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, इस फॉर्मेट में ही तैयार किए हैं। और साथ ही ये मेंस का हो गया, और प्रीलिम्स के हिसाब से इसको मैं हर फैक्ट को कवर यहां कर रहा हूं, जो विशेष रूप से पुराने पूछे गए हैं वो, और साथ ही जिनकी आने की संभावना है, इन सवालों को भी ध्यान में रख के ये तैयार किया गया है। तो ये ध्यान रखना, हर फैक्ट को, किसी फैक्ट को हल्के में नहीं लेना है। ये हो सकता है कि थोड़ा देर में आपको रिकॉल हो बार बार, तो 2-4 बार वीडियो देख लो, 1-2 बार हाथ से लिख लिख के देख लो, है ना, वाकई में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। अगली ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। चलो थैंक यू।